क्या एक छोटी सी काली मिर्च, मेरा मतलब है हमारी रसोई की मसालदानी में रखी एक बहुत मामूली सी गोल चीज किसी पूरे देश की किस्मत बदल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। हाँ, लेकिन इतिहास के पन्नों को गहराई से देखें तो इसी एक छोटे से मसाले ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अनगिनत युद्ध करवाए और साम्राज्यों के उदय और पतन की पूरी पटकथा लिख दी। बिल्कुल। इतिहास को अक्सर लोग राजाओं और तारीखों का एक उबाऊ अंबार मान लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम जिन दस्तावेजों और ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो असल में वैश्विक अर्थशास्त्र, इंसानी लालच और कुछ बहुत ही साहसी फैसलों की कहानी है। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन भी यही है। हम 1498 से लेकर 1765 के बीच भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का उन सारे स्रोतों के आधार पर एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हाँ, और हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे पुर्तगाली और डच साम्राज्यों का उदय हुआ, उन्होंने क्या रणनीतिक भूलें की और कैसे उनकी कमजोरियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत पर कब्जे का रास्ता साफ कर दिया। सही कहा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट से। 1453 का साल, राइट? बिल्कुल। 1453 में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज की भाषा में हम ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस कह सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी सप्लाई लाइन ठप हो जाना। हाँ, उस्मानी साम्राज्य यानी तुर्कों ने कुस्तुतुनिया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। अब ये कोई आम शहर नहीं था, ये पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला एक मुख्य दरवाजा था। तो जो पुराने व्यापारिक रास्ते थे, फारस की खाड़ी और लाल सागर वाले, वो बंद हो गए। लिटरली बंद हो गए। यूरोप के लिए मसालों और रेशम का दरवाजा लगभग बंद हो गया और रातों रात मसालों के व्यापार पर अरब और इतालवी व्यापारियों का, खासकर वेनिस के व्यापारियों का एकाधिकार हो गया। अच्छा, तो बिचौलियों ने फायदा उठाया? बहुत ज्यादा। उन्होंने मसालों की कीमतों में इतनी आग लगा दी कि यूरोप के राजघरानों के लिए भी भारत से सीधे सामान मंगाना एक बहुत महंगा सपना बन गया। और इसी संकट ने यूरोप को नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर किया। स्पेन और पुर्तगाल इस रेस में सबसे आगे थे। लेकिन एक मिनट, मैंने स्रोतों में 1494 की टोडेसीलास की संधि के बारे में पढ़ा। वो बहुत अजीब था। टोडेसीलास की संधि? हाँ, वो काफी दिलचस्प है। मतलब क्या ये पागलपन नहीं था? एक धार्मिक नेता ने, यानी पोप ने, दुनिया के नक्शे पर बाकायदा एक रेखा खींच दी और मान लिया कि आधा हिस्सा स्पेन का और आधा पुर्तगाल का। सुनने में आज ये मजाक लगता है। वही तो। क्या बाकी दुनिया ने इसे चुपचाप मान लिया था? नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत या अफ्रीका के राजा ऐसे मान रहे थे। हमें उस समय के यूरोप को समझना होगा। उस दौर में कैथोलिक चर्च और सत्ता बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। पोप का आदेश तो कानून था। बिल्कुल। पोप ने अटलांटिक महासागर के बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची। पश्चिम का हिस्सा स्पेन को दिया और पूर्व का पुर्तगाल को। असल में ये संधि स्पेन और पुर्तगाल के बीच आपस में न लड़ने का एक आधिकारिक लाइसेंस थी। अच्छा, मतलब वो आपस में तय कर रहे थे कि तुम उधर लूटना, हम इधर लूटेंगे। एक तरह से हाँ। पर इसके पीछे 3 बहुत ठोस कारण थे। पहला, वो अरब और इटली के व्यापारियों का एकाधिकार तोड़ना चाहते थे। दूसरा शायद काली मिर्च की मांग। एग्जैक्टली। यूरोप की कड़ाके की ठंड में जानवरों का मांस लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए काली मिर्च बहुत जरूरी थी। वो स्वाद नहीं, अस्तित्व की जरूरत थी। और तीसरा कारण था अपनी नौसैनिक शक्ति दिखाना। लेकिन समुंदर का वो रास्ता खोजना इतना आसान भी तो नहीं था। कई नाविकों की जान गई। जैसे वो 1488 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा, लेकिन वो भयंकर तूफानों में फंस गया। हाँ, और उसने उस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स रख दिया था। लेकिन पुर्तगाल के राजा बहुत आशावादी थे। उन्होंने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया, क्योंकि अब भारत का रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था। और इसी बीच स्पेन ने कोलंबस को भेजा 1492 में। हाँ, वो पृथ्वी के गोल होने का गणित थोड़ा गलत समझ बैठा और पश्चिम की तरफ जाकर अमेरिका पहुंच गया। और जिंदगी भर उसे इंडिया ही समझता रहा। बिल्कुल। लेकिन असली सफलता वास्को डी गामा को मिली 1498 में। 20 में 1498 कालीकच में वास्को डी गामा का आना। लेकिन एक बात मैंने स्रोतों में नोटिस की, वो अकेले अपने दम पर नहीं पहुंचा था, राइट? आपने सही पकड़ा। अफ्रीका के पूर्वी तट पर उसकी मुलाकात अहमद इब्न मजीद से हुई थी, जो एक गुजराती नाविक थे। हाँ, एक बहुत ही अनुभवी नाविक। उन्होंने ही वास्को डी गामा को हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं का विज्ञान समझाया था। और फिर कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया।
लेकिन मुझे लगता है कहानी का असली रोमांच तब शुरू होता है जब वो वापस लौटता है। वो भी काली मिर्च से भरे जहाजों के साथ। वो काला सोना, मैंने पढ़ा है कि उसने अपनी यात्रा का सारा खर्च निकाल कर भी 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा कोई मामूली बात नहीं है। अरे आज के किसी स्टार्टअप में अगर 6000% का रिटर्न मिले तो इन्वेस्टर्स टूट पड़ेंगे। बिल्कुल, और उस मुनाफे की चमक ने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी। पुर्तगालियों को समझ आ गया कि केवल रास्ता खोजना काफी नहीं है, उन्हें समंदर पर अपनी धाक जमानी होगी, और यहीं से उनकी नीतियां शुरू होती हैं। वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाला हिस्सा। हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर बने। उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा जाता है। और इसके साथ वो कार्टेज सिस्टम भी था ना? हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को एक पुर्तगाली झील में बदलना था। अगर इसे आज की भाषा में कहें तो कार्टेज सिस्टम समंदर के बीचों बीच बने एक माफिया टोल बूथ की तरह था। बहुत सही एनालॉजी है। बिना कार्टेज यानी बिना परमिट खरीदे कोई जहाज नहीं गुजर सकता था। लेकिन मैं सोच रही थी, पोर्तुगल जैसा एक छोटा सा देश जो इतनी दूर था, वो इतने विशाल समंदर पर टोल बूथ चला कैसे रहा था? मुगलों ने या अरबों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? ये सवाल अक्सर आता है। असल में पुर्तगालियों की ताकत उनकी सेना की संख्या नहीं, बल्कि उनकी तकनीक थी। मतलब जहाज बेहतर थे। हाँ, अरबों और भारतीयों के जहाज माल ढोने के लिए भारी भरकम होते थे, लेकिन पुर्तगालियों के जहाज, जिन्हें गैलियन कहते थे, वो छोटे, तेज और सबसे बड़ी बात, तोपों से लैस थे। एग्जैक्टली, वो दूर से ही दुश्मन के जहाज उड़ा सकते थे। समुद्र पर उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन अल्मेडा की सोच तो बस पानी तक सीमित थी। पुर्तगाली शक्ति का असली विस्तार तो अल्फोंसो डी अल्ब्यूकॉक ने किया है ना? अल्ब्यूकॉक को ही पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। उन्होंने समझा कि समुद्र पर राज करने के लिए जमीन पर भी सुरक्षित ठिकाने चाहिए। और उनकी वो स्पष्ट 3G नीति, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। हाँ, ईश्वर का प्रचार, धन लूटना और साम्राज्य का सम्मान। इसी के तहत उन्होंने 1510 में बीजापुर से गोवा जीत लिया। ये तो यूरोपीय विस्तार की पहली बड़ी घटना थी। लेकिन एक दिलचस्प विरोधाभास भी है स्रोतों में। एक तरफ वो क्रूरता कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्ब्यूकर्क ने सती प्रथा का विरोध किया। ये सच है, उन्होंने अपने इलाकों में सती प्रथा रोकने की कोशिश की थी। फिर बाद में नीनो डी कुन्हा का दौर आया, जिन्होंने 1530 में मुख्यालय कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया, और गोवा अगले 400 सालों के लिए पूर्व का रोम बन गया। वैसे उनकी विरासत सिर्फ किलों तक नहीं है। 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में वही लाए थे। और सबसे रोचक बात तो खाने पीने की चीजों की है। अरे हाँ, आलू, टमाटर, लाल मिर्च, पपीता, तंबाकू, ये सब पुर्तगाली लाए। मतलब सोचिए, उनके आने से पहले हमारे समोसे में आलू था ही नहीं। ये काफी मजेदार तथ्य है। लेकिन देखिए, इतना शक्तिशाली साम्राज्य, जिसके पास पूर्व का रोम था और सबसे बड़ा टोल नेटवर्क था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखरने कैसे लगा? हाँ, उनका पतन कैसे शुरू हुआ? इसके मुख्य रूप से 3 कारण रहे। पहला बड़ा झटका 1612 में लगा, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों के साथ। हाँ, सूरत के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे बेड़े ने पुर्तगाली नौसेना को बुरी तरह हरा दिया। मतलब उनका जो अजय होने का भ्रम था, हाँ, वो टूट गया। बिल्कुल। दूसरा कारण था मुगलों से सीधा टकराव। पुर्तगाली केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, वो समुद्री डकैती करने लगे थे। और शायद धर्म परिवर्तन भी करवा रहे थे जबरदस्ती। हाँ, और इससे मुगल बादशाह शाहजहां बहुत नाराज हुए। 1631-32 में मुगलों ने उन पर हमला किया और हुगली से खदेड़ दिया। और तीसरा कारण, वो तो मुझे इतिहास की सबसे खराब रियल एस्टेट डील लगती है, बंबई वाला किस्सा। हाँ, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई और दहेज में पूरा का पूरा बंबई द्वीप अंग्रेजों को दे दिया। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, भारत की भविष्य की आर्थिक राजधानी को बस एक शादी के तोहफे के रूप में सौंप दिया गया। ये तो बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। अगर भू राजनीति को समझें तो पुर्तगाल कमजोर हो चुका था। उन्हें स्पेन और डचों से खतरा था, इसलिए उन्हें ब्रिटेन का संरक्षण चाहिए था। अच्छा, तो वो सुरक्षा खरीद रहे थे? एक तरह से हाँ, और इसी शक्ति शून्यता यानी पावर वैक्यूम का फायदा डचों ने उठाया। वो जो क्रम है कंपनियों के आने का, PDEDF, पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिज और फ्रांसीसी। डचों का प्रवेश तो बहुत अलग था ना? बहुत अलग। वो धर्म प्रचार या क्रूरता में नहीं पड़े,
वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के रूप में आए। जिसे दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी माना जाता है। बिल्कुल। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यापार और मुनाफा था। 1605 में मसूलीपट्टनम, फिर 1610 में पुलिकट में उन्होंने केंद्र बनाए। और मैंने पढ़ा है कि पुलिकट में उन्होंने स्वर्ण पगोड़ा नाम के सोने के सिक्के ढाले थे। हाँ, वो सिक्के इतने प्रमाणित थे कि उन्हें हर जरा तुरंत स्वीकार कर लिया जाता था। डचों के काम करने का तरीका मुझे आज के किसी बहुत ही प्रोफेशनल स्टार्टअप जैसा लगता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, फोकस बैलेंस शीट पर था, तो फिर वो अंग्रेजों के सामने क्यों नहीं टिक पाए? स्टार्टअप वाली बात यहाँ सटीक बैठती है। डच कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने पर फोकस करती थी। अच्छा, तो सैन्य ढांचा कमजोर था? हाँ, 1759 के बेदरा के युद्ध में जब सामना अंग्रेजों से हुआ तो डचों की सैन्य और कूटनीतिक कमजोरियां सामने आ गई। और अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया? बुरी तरह से। अंग्रेजों की नौसेना बहुत आधुनिक थी और उन्हें अपनी सरकार का पूरा सपोर्ट था। तो हारने के बाद डचों ने क्या किया? अपना मार्केट पिवट कर लिया। हाँ, लिटरली पिवट कर लिया। वो भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए, मसाला द्वीपों की तरफ। और अंग्रेजों ने पिवट करने की बजाय भारत में लंबी रेस का घोड़ा बनना चुना? बिल्कुल। अंग्रेजों की शुरुआत काफी धीमी थी। 1599 में जॉन मिल्टन हॉर्न आया, उसे भाव नहीं मिला। फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया। और हॉकिंस की खासियत थी कि वो फारसी बहुत अच्छी बोलता था। और ये फारसी का ज्ञान सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार साबित हुआ। मतलब जहां बाकी यूरोपियन सिर्फ दुभाषियों पर निर्भर थे, हॉकिंस सीधे जहांगीर से बात कर रहा था। हाँ, इस पर्सनल कनेक्शन ने कई व्यापारिक रियायतें दिलवाई। फिर सर थॉमस रो आए। अंग्रेज सिर्फ गोदाम नहीं बना रहे थे, वो अपने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बना रहे थे, प्रेसिडेंसी शहर। जैसे 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बॉम्बे की कहानी तो और भी मजेदार है। राजा चार्ल्स को दहेज में मिला बॉम्बे, कुछ खास पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसे मात्र 10 पाउंड सालाना किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड में पूरा शहर? और फिर 1698 में कलकत्ता की नींव पड़ी, जॉब चार्नॉक के द्वारा। सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर को मिलाकर। हाँ, शुरू में इनकी फैक्ट्रियां सिर्फ गोदाम होती थीं, पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन्हें किलों में बदलना शुरू कर दिया। सुरक्षा के बहाने सेना रखने लगे। एग्जैक्टली। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे खौफनाक मोड़ आता है। एक व्यापारी से संप्रभु शासक बनने का सफर, जिसके 2 सबसे बड़े मील के पत्थर हैं, 1757 का प्लासी और 1764 का बक्सर का युद्ध। अगर प्लासी की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, मुझे तो ये कोई युद्ध लगता ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको? ये इतिहास का पहला हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर था। बहुत बेहतरीन तुलना है। क्लाइव जानता था कि सीधे युद्ध में नवाब को नहीं हरा सकता, तो उसने मीर जाफर को खरीद लिया। बिल्कुल। नवाब के मुख्य सेनापति और जगत सेठ जैसे साहूकारों को अपनी तरफ मिला लिया। आधी से ज्यादा सेना लड़ी नहीं और बंगाल जीत लिया। फिर मीर जाफर को गद्दी पर बैठाकर उसे एक ATM मशीन बना दिया। हाँ, जब पैसे चाहिए दबाव डालो। लेकिन जब ये बहुत बढ़ गया तो मीर कासिम ने बगावत की। और तब हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध, जो कि एक वास्तविक सैन्य टकराव था। मतलब प्लासी अगर धोखा था तो बक्सर असली ताकत थी। एकदम सही। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को आमने सामने की लड़ाई में कुचल दिया। और इसी बक्सर की जीत के बाद 1765 के इलाहाबाद की संधि हुई। मैंने पढ़ा है कि इसने भारत की आर्थिक रीढ़ ही तोड़ दी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मतलब जमीन से टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार। हाँ, अब तक अंग्रेज भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाते थे। अच्छा, और अब उन्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अब वो बंगाल के किसानों से टैक्स वसूलते, उसी पैसे से भारत का सामान खरीदते और उसे यूरोप ले जाकर भारी मुनाफे पर बेचते। बाप रे, ये तो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन लूप बन गया। भारतीयों के ही पैसे से भारतीयों का माल खरीदो और मुनाफा लंदन भेजो। और इसी एक घटना ने एक व्यापारिक कंपनी को पूरी तरह एक संप्रभु राज्य में बदल दिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख की पेंशन देकर कठपुतली बना दिया गया। इस पूरी स्थिति पर बंगाल के पूर्व नवाब अली वर्दी खान की वो मधुमक्खी के छत्ते वाली टिप्पणी याद आती है। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर इन यूरोपीय कंपनियों को ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेंगी। और अंग्रेजों ने बिल्कुल वही किया।
उन्होंने पुर्तगालियों की तरह धर्म को बीच में लाने की गलती नहीं की और डचों की तरह मैदान भी नहीं छोड़ा। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये साफ है कि हमारी रसोई में रखी लाल मिर्च से लेकर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे विशाल शहरों तक सब कुछ उन यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक भूलों का परिणाम है। ये एक ऐसा भू राजनीतिक तूफान था जिसने एक समृद्ध उपमहाद्वीप को एक उपनिवेश में बदल दिया। लेकिन इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर पुर्तगालियों ने वो रणनीतिक भूल न की होती, बम्बई को दहेज में न दिया होता, या डचों ने बेदरा की हार के बाद भारत छोड़ने की बजाय संघर्ष जारी रखा होता, तो क्या अंग्रेजों को बंगाल की असीमित दौलत लूटकर अपने वैश्विक साम्राज्य की नींव रखने का मौका कभी मिल पाता? क्या भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्योंकि इतिहास केवल वो नहीं है जो बीत गया, बल्कि वो भी है जो हो सकता था। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। हमने आज समझा कि कैसे एक छोटी सी काली मिर्च ने दुनिया का संतुलन बिगाड़ दिया। अगली बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।